मेरा नाम खुशी है। मेरी उम्र 24 साल है। लो खाना खा लो, मैंने अपने भाई को देखते हुए कहकर उसके सामने खाना रखा। वो काम से अभी वापस लौटा था और नहाने धोने के बाद खाना खाने बैठ गया था। चटनी अभी मैं खाना खाकर पलटी ही थी, तभी मेरे भाई ने सवाली अंदाज में प्लेट में रखे रोटी के साथ बचे सब्जी के चटनी को रखे देखकर कहा। मैंने एक गहरा सांस लिया और पलटकर हल्की आवाज़ में उसे बताया, सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने और मम्मी ने भी चटनी के साथ ही रोटी खाई है, तो खा ले। इतना कहकर मैं उसका जवाब सुने बिना ही पानी का जग लाकर उसके सामने रखा और फिर अपने आंसू छुपाते हुए कमरे में चली गई। ये गरीबी भी बहुत बुरी चीज़ है, अच्छे अच्छे की मत मार देती है और ज़िंदगी की सारी परेशानियां हैं कि झटके में दिखा देती है, और ना सिर्फ दिखा देती है बल्कि बहुत कुछ सिखा भी देती है। मैंने अपने भाई से झूठ बोला था कि हमने चटनी के साथ रोटी खाई है, बल्कि सच तो ये था कि हमें रोटी ही नहीं खाई थी, क्योंकि घर में इतना आटा भी नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि घर पर पैसे खत्म हो जाते और मुझे अपने भाई के सामने रोटी के साथ चटनी रखनी पड़ती थी। कभी कभी आटा भी नहीं होता था तो हम भूखे सो जाते थे और भाई को रोटी दे दिया करते थे, क्योंकि वो रात को ही काम पे से वापस आता था। हमने रोटी नहीं खाई और रोटी बचा ली ताकि वो भाई को दी जा सके। कमरे में आकर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो आकर उसके पैर दबाने लगी। मेरे पाँव दबाते ही वो मुझे सदा खुश रहने की दुआएं देते हुए नींद की गहरी वादी में उतरने लगी, जबकि मैं गहराई से अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जो संवर तो नहीं रही थी बल्कि अब तो और मुश्किल होती जा रही थी। और ज़िंदगी मुश्किल होने के साथ साथ मेरा सब्र भी ख़त्म होता जा रहा था। दीदी अभी मैं अपनी सोच में ही खोई हुई थी, तब अचानक अपने भाई की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ वो खड़ा मुझे ही देख रहा था। उसे शायद कुछ बात करनी थी, तभी वो यहाँ आया था, वरना वो रात का खाना खाने के कुछ देर बाद सो जाता था। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा ताकि मम्मी न उठ जाए, और फिर खुद धीरे से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर आए। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने सवाल नज़रों से उसे देखा और वो अपने शर्ट की जेब से कुछ निकालने लगा और फिर वो चीज़ निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे चेहरे पर खुशी के रंग चमक उठे, क्योंकि वो पैसे थे 3000 रुपये, जिसे हमारा एक हफ्ता तो आराम से निकल जाता था। तुझे मजदूरी मिली है? मैंने नरमी से अपने भाई की पीठ पर थपथपा कर पूछी तो उसने सर हिला दिया और फिर कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आकर पैसे संभाल कर रखे और खुद भी अपने पलंग पर सोने के लिए लेट गई। पैसे आ गए थे तो मेरी फिक्र भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये सोच मेरे दिमाग में आई थी कि गरीब होना खुद में एक बेइज्जती की बात है, जिससे हम पहले से ही जूझ रहे हैं। मेरी आंखों के सामने मेरी ज़िंदगी के बहुत साल गुजरने लगे थे, जो मुझे एक भी खुशी अब तक नसीब नहीं हुई थी, बल्कि सारी ज़िंदगी गम में ही गुजरी थी। मैंने जब से होश संभाला था, खुद को एक गरीब घर में पाया, जिस घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं रहती थी। मेरा भाई मुझे 6 साल छोटा था और उसके अलावा मेरा और कोई भी भाई बहन नहीं था। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी घर संभालती और पापा मेहनत मजदूरी करके हमारे पेट पालते। उनके पढ़े लिखे ना होने की वजह से ना तो मैं पढ़ाई कर पाई और ना ही मेरा भाई। मेरे पापा एक बहुत कठोर इंसान थे, जिनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और वो गुस्सा हम तीनों पर उतारता, क्योंकि किसी और पर पापा का बस नहीं चलता था। हम लोग गरीब थे, तभी मेरी मम्मी और मेरे पापा के रिश्तेदारों का हमारे घर आना जाना ना के बराबर था। मेहमान भगवान होते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो वो शैतान बन जाते हैं, जिनके खातिर वगैरह वगैरह के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ता था। तभी मेहमानों के न आने पर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ज़िंदगी यूं ही कठोर आजमाइशों और परेशानियों में गुजरती जा रही थी। जबकि मेरा भाई अभी 16 साल का हो चुका था, तब मेरे पापा का देहांत हो गया। गुस्से वाले और कठोर दिल की सही, मगर वो हमारे पापा थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके हमें पाला, और अब उनका साया हमारे सर पर से उठ गया था। पापा के मरने के बाद हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जिसकी वजह से मम्मी बीमार रहने लगी। पहले मैं बुनाई सिलाई कर लिया करती थी, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। तभी बुनाई और सिलाई का वक्त मुझे नहीं मिल पाता था, और अब मैं पहले जैसे पैसे नहीं कमा पा रही थी। भाई अभी 16 साल का ही था, उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम ढूंढना शुरू कर चुका था, क्योंकि कुछ न कुछ कमाना तो था ही, ताकि पेट भरा जा सके। एक हफ्ते में उसे मजदूरी मिल गई। सारा दिन चोखे रेत इधर से उधर ले जाने का काम करता और फिर शाम को वापस घर आ जाता। रोज़ के रोज़ उसे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि 2 वक्त का खाना बन सके और हमारी माँ के लिए दवाई आ सके। जिंदगी अब यूं ही गुजरने लगी थी। मैं 24 साल की थी, जबकि मेरा भाई 18 साल का हो गया। उसने बताया था कि वो एक वर्कशॉप में काम करता है, जहाँ का मालिक अच्छा है। शाम को 7 बजे के बाद घर वापस आता था। मुझे परेशानी तो होती थी, लेकिन वो मुझे तसल्ली दे देता था कि वो
अच्छी जगह पर काम करता है, जिस पर मैं कुछ मुमताइन भी हो गई थी। उसने जो 3,000 रुपये दिए थे उससे हमारे 10 दिन गुजर गए थे। आज उसे वर्कशॉप के मालिक से पैसे मिले थे और मैंने उससे कहा था कि आते हुए सब्जी वगैरह ले लेना तो मैं खाना बना लूँगी, जिस पर वो हाँ कर गया था। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और घर का सारा सौदा भी वहीं लाकर देता था। वो 7 बजे के बाद घर आ जाता था, तभी मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 7 बजे के बाद 9 भी बज गए थे, तब भी मेरा भाई रोहन नहीं आया। मुझे परेशानी सी होने लगी थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाती। अपने भाई रोहन का इंतज़ार था कि वो आए, सब्जी वगैरह लेकर आए तो मैं खाना बनाऊं। और मैं और मेरी मम्मी परेशान सी दोपहर से भूखे बैठी हुई थी। पैसों की बचत के लिए हम सिर्फ 2 समय का ही खाना बनाते थे, तभी दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। यही वजह थी कि भूख से मेरा और मेरी मम्मी का बुरा हाल था। भूख लगने के साथ साथ मुझे मेरे भाई की भी फिक्र हो रही थी कि वो न जाने किस हाल में होगा। कई बार गली से होकर देख कर आई थी, लेकिन उसके आने का कोई भी नाम निशान नहीं था। मुझे तो उसकी वर्कशॉप का पता भी मालूम नहीं था क्योंकि ना कभी मैंने पूछा था और ना ही उसने बताने की तकलीफ़ की थी। तभी मुझे और ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी। उसका इंतज़ार करते करते हमें रात के 2 बज चुके थे। मैं और मेरी मम्मी अभी तक भूखी बैठी भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी। तब तक वो घर नहीं आया था। अचानक दरवाज़ा बजा तो मैं खुश हो गई कि शायद रोहन आया है। मेरी मम्मी ने कहा कि जा जल्दी से देख उसे, तो मैं भागती हुए दरवाजे के पास गई कि भाई आ गया तो उसे ज़्यादा देर दरवाजे पर खड़ा नहीं रखूं। उसके आने की खुशी और परेशानी कम होने पर मैंने तेज़ी से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया कि उस समय वही घर पर आया होगा। लेकिन सामने 4 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वो कौन थे और कौन नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी और मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद करना चाहा ताकि वो लोग अंदर लेकिन उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दरवाजे में अपने पैर अटका करके मुझे अंदर की तरफ ढकेला। तो मैं लड़खड़ा कर पीछे हुई और तेज़ी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी, जो हाँफती हुई काँपते हुए मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन उनके मेरे तरफ पहुंचने से पहले ही उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे मेरे हाथों से पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। मैं शोर मचाना चाहती थी ताकि मोहल्ले में से कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। मेरी माँ दूर ही ज़मीन पर बैठी बेबसी से मुझे देख रही थी। वो पहले ही बीमार थी, मेरी क्या मदद कर सकती थी। वो मुझे घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर गए। खतरा महसूस करके मैं शोर मचाने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन तभी उस लड़के ने मेरे हाथ को टाइट से पकड़ा तो मैं कराह कर रह गई। वो बोले कि अगर तूने जरा से भी शोर मचाए तो तेरी इज्जत यहीं तार तार करके फेंक देंगे। उनकी धमकी सुनकर मैं डर कर रह गई। वो 4 लड़के थे, ताकत में मुझसे कई गुना ज़्यादा थे। वो चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे मेरे साथ, और मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाती। तभी इज्जत के डर से मैं चुप रह गई और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया क्योंकि मुझे अपनी जान से बढ़कर अपनी इज्जत प्यारी थी। और दिमाग माँ के लिए परेशान था। आने वाले वक्त से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी जो कोई यूं हमारा दुश्मन बनता। मैं इन्हीं सोचों में थी, तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। यह कोई सुनसान और वीरान इलाका था। वो लोग मुझे गाड़ी से उतारकर एक कच्चे और पुराने घर में लेकर आ गए और फिर मुझे एक कच्चे कमरे में ले गए। की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मैं दिल ही दिल में मंत्र का जाप करके भगवान से अपनी और अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांग रही थी। कमरे में लाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। बोले कि जब तक सब नहीं आ जाते तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से ये मुझे लेकर आए थे। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि ये सब मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। इस बात का एहसास होते ही मैं बहुत रोने लगी। उनका कोई साहब था जो उनसे पहले मुझे बर्बाद करता और फिर मुझे अपने उन आदमियों के आगे डाल देता। डर की वजह से मेरा रंग पीला पड़ने लगा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए अपने सामने खड़े लड़के को जोर से धक्का दिया और भागने लगी। लेकिन तभी मेरी चोटी दूसरे लड़के के हाथ में आई। बाल खींचने की वजह से मेरी जोरदार चीख निकल गई। उस लड़के ने मुझे पीछे की तरफ ढकेल दिया तो मैं जोर से दीवार से टकराकर नीचे ज़मीन की तरफ गिर गई। मेरी चीख बहुत दर्द भरी थी। जिस लड़के को मैंने धक्का देकर भागने की कोशिश की थी उसने मेरे सामने आकर खड़े होकर बेहद गुस्से से कहा, जिस पर मैं डर कर दीवार से चिपक कर बैठ गई और रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वो मुझे जाने दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैं क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे यूँ उठा कर ले आए। मैं उनकी मिन्नतें कर रही थी मगर उनमें से किसी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे यूं ही रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। मैं जो पहले ही अपने भाई के लिए परेशान थी अब मुझे अपनी जान और इज्जत के लाले पड़ गए थे।
मैं वहीं दीवार से टेक लगाकर रोती हुई बैठी रही और यहाँ से निकलने के तरीके सोचती रही। लेकिन इस कच्चे कमरे में एक ही दरवाज़ा था जो बाहर से बंद था और कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी जिसके जरिए मैं यहाँ से बाहर जा सकती। यही सब सोचते ही परेशान होते हुए कुछ देर गुजरी थी, तब वो लड़के आए जो बहुत खुश थे। वो खुश होकर बोले, साहब आ गए हैं। उनकी बात सुनकर डर की वजह से मेरा दिल धक धक करने लगा कि पता नहीं कौन होगा, कितना डरावना और कितना कठोर होगा और पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। इन्हीं सब डर की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने अपने आंसू अंदर ही दबा लिए, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो तो मेरे पापा का दोस्त का बेटा था। मेरे पापा के दोस्त का बेटा राहुल, जो मुझसे बड़ा था और इस वक्त 27 साल का था। अनपढ़, आवारा और बुरे दोस्तों के संगत में रहने वाला राहुल, जिसे मैंने कभी कभार ही देखा था, वो मेरे पापा के दोस्त का इकलौता बेटा था। उनके अलावा उनकी 3 बेटियां थीं। हमारे मुकाबले पापा के दोस्त का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारा उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं जब 19 साल की थी तब पापा के दोस्त मेरे लिए राहुल का रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन तब पापा ने मुझे रजामंदी पूछी तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पापा के दोस्त की वाइफ बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी, जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी और हमें अक्सर कम हैसियत होने के ताने मारा करती थी। हम गरीब थे तो इसमें हमारी क्या गलती थी? दौलत और अमीरी इंसान की किस्मत में लिखी होती है। अगर वो हमारी किस्मत में नहीं थी तो हम बुरे या बेकार तो नहीं हो गए थे, मगर पापा के दोस्त की वाइफ हमें बेकार ही समझती थी। यही वजह थी कि मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मेरे इनकार को वजह बनाकर उन्होंने हमसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दिया और हमसे मिलना मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे बुरा तो लगा था कि मेरी वजह से पापा से उनके दोस्त छूट गए, मगर उनके ताने और बेइज्जती सहने से बेहतर तो यही था। राहुल को उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, या फिर वो खुद ही मेरे सामने नहीं आया था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो रिश्ता राहुल की मर्जी से लाया गया था या फिर पापा के दोस्त की मर्जी पर। इस सब को मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। लेकिन अब राहुल को अपने सामने देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था और उसे देखकर मुझे अब लग रहा था कि शायद उसने मुझे उससे शादी से इनकार का बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया है और अब वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। ये एहसास होते ही मैं तेज़ी से रोना शुरू कर दिया, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। राहुल ने उन लड़कों से बहुत कठोर अल्फाज में उनसे कहा, मगर साहब उनमें से एक ने कुछ नहीं कहा। जब राहुल ने गुस्से से घूर कर उन्हें देखा, जिस पर वो सर झुकाकर फौरन बाकी लड़कों को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में मैं और राहुल अकेले ही रह गए थे और डर की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाकर छुप जाऊँ। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया, तो मैं डर की वजह से उठ खड़ी हुई। दिखा दी ना अपनी औकात, बता दिया ना कि तुम एक आवारा बदतमीज लड़के हो जिससे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने पापा के ही दोस्त की बेटी को अगवा करके उनकी इज्जत को खतरे में डालते हुए की तरह हलक से दहाड़ी। हालांकि अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो मुझे जो मर्जी नुकसान पहुंचा देते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। किस बात की अकड़ है तुम्हें? राहुल ने बहुत ही गुस्से में पूछा। मैंने कहा, तुम मुझसे शादी न करने का बदला ले रहे हो ना? तुम इतने कम जिगर वाले निकलोगे मुझे पता ही नहीं था। मैंने बहुत नफरत भरे अल्फाज में मेरे जिगर का तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा, जब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। राहुल ने भी जहर वाले अल्फाज में मुझसे कहा। उसके अल्फाज इतने कठोर थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कपकपा उठी थी। ये कहकर वो गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही एक लड़का कमरे में आया तो मैं अपनी बर्बादी के खौफ से सिसकना शुरू हो गई, लेकिन वो मुझे घूरता हुआ हाथ में पड़ी ट्रे वहां रखकर बाहर चला गया, जिस पर मैं तेजी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और खाने की तरफ बढ़ी। पहले मैंने सोचा कि कहीं खाने में कुछ मिलाया हुआ तो नहीं होगा, लेकिन भूख से इतना बुरा हाल था कि मैं अंजाम की परवाह किए बिना ही खाना खाने लगी। वैसे भी दरवाज़ा मैं अंदर से बंद करके रखी हुई थी, तो वो लोग अंदर आ नहीं सकते थे। खाने से फ्री होकर मैं अपने माँ और भाई के बारे में सोचती सोचती वहाँ सो गई थी। फिर मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त इसी डर के साथ गुजरने लगा कि अभी कोई आएगा और मैं बर्बाद होकर रह जाऊंगी। राहुल उस दिन के बाद से मेरे सामने नहीं आया था, ना ही उन लड़कों में से कोई भी मेरे पास आया था। अब उनकी जगह एक नया लड़का था जो मेरे भाई रोहन की उम्र का था और वही मुझे रोज़ 3 वक्त का खाना देकर जाता था। कमरे में मेरे लिए कपड़े भी रख दिए गए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरा दिल और दिमाग अपनी परेशानी और अपने भाई और माँ की फिक्र में उलझ कर रह गया था। वो 4 लड़के जो मुझे घसीट कर यहाँ लाए थे, तो मुझे लगा था कि उनकी नीयत और इरादे खराब हैं
और जब उन्होंने अपने साहब के बारे में बात की तो मुझे उनकी नीयत पर यकीन हो गया था कि ये मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आकर राहुल को देखकर ऐसा ही कुछ मेरा दिल दिमाग में भी नहीं था। उस दिन की कठोर बातों के बाद मेरा राहुल से दोबारा सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरे सामने आया ही नहीं था। ऐसे जैसे वो मुझे यहाँ पर लाकर भूल गया हो। और वो एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह मेरी इज्जत महफूज थी, जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर करते करते 10 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे उस कमरे से आज़ाद नहीं किया गया जिसमें मैं रह रहकर बोर हो गई थी और किसी न किसी तरीके से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। लेकिन अभी तक मुझे कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर मुझे कैद हुए 10 दिन हो चुके थे। तभी इस शाम दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं चौंकने के साथ साथ बेयकीनी भी रह गई थी, क्योंकि आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी, जिसका यहाँ पर आने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी मम्मी को देखकर मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्हें बताने लगी कि ये दिन मैंने कितनी परेशानी और मुश्किलों से बिताए हैं। हाँ, ये सच है कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दी गई, लेकिन जितनी परेशानी में मैं रह रही थी ये तो मैं ही जानती हूँ, ये मेरे भगवान ही जानते हैं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देती हुई मुझे बाहर ले जाने लगी और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि बाहर कोई नहीं था जो रोक लेता, बल्कि जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका हुआ था वही एक गाड़ी में हमें बिठाकर घर छोड़ गया था। घर पहुँचे तो इस ख्याल से मैं डर गई कि अब तक तो मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई होगी और अब न जाने लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुकून से थी और यही बात मुझे उलझा रही थी। घर में मुझे कहीं भी रोहन नज़र नहीं आया तो मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा, लेकिन मम्मी ने मुझे टाल दिया कि सुबह मिल लेना, आज वो घर नहीं आया और मैं फिक्र ना करूं, सब ठीक है। मैं मुमतई होकर अपनी मम्मी के कमरे में सोने के लिए लेट गई। इतने दिन तक उसे अनजान कमरे में डर की वजह से सो भी नहीं पाई थी। अपने ही घर में खुद को महफूज पाकर कुछ ही पलों में गहरी नींद में उतर आई थी। अगले दिन मैं जल्दी जागी थी। नाश्ता वगैरह बनाकर मैं खुद भी किया और मम्मी को भी करवाया, लेकिन रोहन अभी भी नहीं आया था। मैंने मम्मी से अपनी परेशानी बताया कि मोहल्ले वाले न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे और ये भी पूछा कि उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे, और साथ ही मैंने मम्मी को राहुल के बारे में बताना चाहा कि ये सब उसने किया है। मगर मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए तैयार होने को बोलने लगी और फिर मैं जब तैयार हो गई तो वो मुझे लेकर बाहर आ गई। अगले 1 घंटे में हम अस्पताल में थे। यहाँ आकर मेरा दिल घबराया, मगर मेरी मम्मी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में हम एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैं कमरे में झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही बेड पर राहुल लेटा हुआ था और काफ़ी हद तक जख्मी भी था। उसकी करीब रखी कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी उसकी हालत पर आंसू बहा रही थी, मगर मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ बुरा करते करते उसी के साथ बुरा हो गया। मैंने अपनी मम्मी को रोने से रोका और बताया कि राहुल ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डांटा और बहुत नरमी लहजे में राहुल से हमदर्दी जताते हुए कहने लगी, रोहन किसी वर्कशॉप में काम करता था, मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता था, बल्कि वो जुआ खेलने लगा था। जुए में पैसे लगाता और हार जाता, अगली बार फिर पैसे लगाता। वो जुए की बुरी लत का बुरी तरह से शिकार हो गया था। सब उसके बुरे दोस्तों की बुरी संगति का असर था। वो हमसे छुपा कर ये सब करता था, तभी घर में हम भूखे होते थे। और यही नहीं, वो नशा भी करने लगा था। लेकिन एक दिन रोता हुआ राहुल के पास गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बेशक राहुल और उसके घर वालों के साथ खत्म हो गया था, मगर रोहन राहुल से बात करता था, क्योंकि वो राहुल को बहुत अच्छा समझता था। और वो अच्छा था भी, क्योंकि तुमसे शादी न होने के बाद वो बहुत सुधर गया था, अच्छी जगह नौकरी करने लगा था, लेकिन अभी तक शादी नहीं की थी। उसने रोते हुए राहुल को बताया कि जुए में आज काफ़ी सारे पैसे हार गए हैं, जो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि होश में उसने अपनी बड़ी बहन को देने का फैसला कर दिया था। मेरी मम्मी ने बताया कि मैं हैरान होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरी मम्मी फिर से बोलना शुरू कर दी। उसके बाद राहुल ने मुझसे बात की और अपना प्लान बताया। तुम्हें बचाने के लिए राहुल ने झूठा नाटक किया और कुछ लड़कों के जरिए तुम्हें अगवा कर लिया। इस रात वो सेठ तुम्हें लेने के लिए आने वाला था। रोहन को राहुल ने ही कहीं छुपा दिया था, ताकि वो सेठ उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद राहुल मुझे अपने घर ले गया और पूरे 10 दिन में वहां रही। और रोहन राहुल के साथ सुरक्षित जगह पर राहुल ने तुम्हें इसलिए छुपाया था ताकि वो सेठ तुम तक ना पहुंच सके। और फिर उस सेठ पर केस कर दिया कि उसने तुम्हें अगवा किया है, क्योंकि उसने राहुल को धमकी दी थी कि उसकी बहन को उठा लेगा। पुलिस को उसके खिलाफ और भी सबूत मिल गए, जुआ खेलने और चोरी चकारी के, जिस पर बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और ऐसे 10 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सेठ के दोस्त ने राहुल का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वो आज अस्पताल में पड़ा है। ये सब सिर्फ इसलिए उसने किया कि तुम्हें और हमें उस सेठ से महफूज करना चाहता था। रोहन का इलाज चल रहा है और 3 महीने के अंदर वो भी घर आ जाएगा।
मेरी माँ सारी बात बताकर चुप हो गई तो मैं बहुत रोने लगी। मैं राहुल को इतना गलत समझी थी। उसने मेरे खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कमरे में गई। पापा के दोस्त और उसकी वाइफ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, जिस पर मुझे खुशी हुई। राहुल नींद से जागा तो मैंने उसका धन्यवाद किया, जिसने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया था। मैं उसका एहसान मान रही थी, जिस पर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, जिनसे मोहब्बत हो उन पर एहसान नहीं किया जाता, ये तो मोहब्बत करने वालों के ऊपर फर्ज है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसको दिलो जान से हिफाजत करें। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। चुप रह गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करके मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। 3 महीने के बाद रोहन भी घर वापस आ गया। मेरे पापा के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर आई और इस बार हमने मना नहीं किया, जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और राहुल की शादी हो गई। रोहन सुधर गया था और राहुल ने उसे किसी अच्छे काम पर लगवा दिया था। रोहन ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, जिस पर मैंने उसे और इस सब की गलती पर नादानी समझकर माफ़ कर दिया। अब मैं चैन और सुकून से थी और अब मैं राहुल के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर राहुल ना होता तो मेरा क्या होता, मगर भगवान का कर्म था कि उसने मुझे राहुल जैसा हमसफ़र दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।